एक एक पल एक देवता के समान है। इंसान तो 700 करोड़ है ना इस दुनिया में, तो 700 करोड़ फील्ड है क्या आपके पास? आखिरी बार आपके पेरेंट्स ने आपको बुलाकर कब पूछा था कि परेशान क्या करता है, आपको परेशानी क्या है? मुंबई गए तो बोरीवली में पीयूष चार्जन को पियानो दिलाया, अभी इनको हारमोनियम दिलाया, किसी को बांसुरी दिलाते हैं, बोलते कि लग साले उसमें लग। नथिंग इज बिग डील। आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार एक बटन बनाना जितना आसान है उतना ही आसान एक महल बनाना है। पानी के अंदर मेमोरी होती है। मैं बताऊंगा क्या? मैं बता रहा हूँ क्या? मैं ज़्यादा स्मार्ट बन रहा हूँ क्या कि इस सुर के बाद ये सुर आएगा और ये वर्जित है और ये वर्जित है? आर डी बर्मन ने तोड़ दिया और गाना बना दिया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। मैं तो बोल रहा हूँ डर की बात ही नहीं है, सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात है। तो कॉन्सेप्ट का नाम है बेसिकियत। बेसिकियत बना है, बेसिक अंग्रेजी का जो शब्द है, बेसिक को हमने हिंदी के अंदर खींच लिया, बेसिकियत बन गया वो। अब ये कंसेप्ट कहाँ से निकला है? ये कंसेप्ट यहाँ से निकला है कि कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है या क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है। और जो लोग हमारे समर्थक हैं, हमारे एकदम समर्पित फॉलोवर हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि ये कोई विशेष आदमी है, टैलेंटेड आदमी है, IITian आदमी है और पता नहीं कुछ तो इसके अंदर इनके चक्कर खुल गए ना, ऑल दैट। तो हम बार बार ये दलील देना चाहते हैं कि हम कोई विशेष आदमी नहीं है, हम असामान्य आदमी नहीं है, हम सामान्य आदमी हैं। और बाकी जो पब्लिक है ना वो सामान्यता के नीचे जी रही है। हम तो सतह पर सामान्य प्रकृति के साथ अलाइनमेंट में, नेचर के साथ सामंजस्य के अंदर जी रहे हैं। नहीं तो आपने जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन दिए हैं, हाँ, वो डेमोन्स्ट्रेशन तो आपने क्या प्रूफ करना चाह रहे थे आप? मैं ये प्रूव करना चाह रहा था कि ये तो सामान्य जीवन है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। और जो सुपीरियर है वो बस मैं अपने आप से सुपीरियर बन गया हूँ और सुपीरियर बन के मैं सामान्य हो गया हूँ। ये सुपीरियर होना एक सामान्यता है, ये एक बेसिक चीज़ है। समय का सदुपयोग है। अगर मेरे पास 1 घंटा मिलता है तो 1 घंटा मतलब मैं चाय पीऊँ, पकौड़े खाऊँ, मोबाइल चलाऊँ, क्रिकेट देखूँ, एग्जिट पोल देखूँ, क्यों देखूँ? उसमें थोड़ा मैं बाजा बजा लेता हूँ, कुछ संस्कृत का अभ्यास कर लेता हूँ, कुछ विचार लिख लेता हूँ, कुछ किताब पढ़ लेता हूँ, किसी के विचार पढ़ लेता हूँ। बेसिक चीज़ ही तो है। मतलब मैं कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी या बहुत बड़ी थ्योरी लेकर आ रहा हूँ क्या इसके अंदर? समय का सदुपयोग। आपको 1 घंटा मिला, एक एक पल एक देवता के समान है। एक दिन, एक किताब में लिखा था ट्राई स्किपिंग अ डे, एक दिन अपनी ज़िंदगी में छोड़ के बताओ, तो आपको एहसास होगा दिन कितने अरबों रुपए का है। और अरबों रुपए जिसके पास है वो भी उस दिन को नहीं खरीद सकता। तो आज है 23 जुलाई। मैं तो कहता हूँ ये अपने आप में कितने बड़े उत्सव की बात है। 23 जुलाई 2024 आया है, देवता साक्षात हमारे साथ बैठे। जो दिन चल रहा है ये अदृश्य रूप में देवता हमारे साथ चल रहे हैं। तो इन देवता की क्या ये इज्जत होनी चाहिए? वो तो कोने में पड़ा रहे, मैं तो अपनी समस्याओं के बारे में सोचता रहूँगा या बस दोस्तों के साथ गप्पे मार लूँगा, ऑफिस में कलीग्स के साथ लूज टॉक कर लूँगा, बाहर जाके चाय सुट्टा मार लूँगा, फिर बॉस को गली आऊँगा या मोबाइल चलाऊँगा या टिकटॉक खेलूँगा, या फिर पहले टेम्पल रन आता था हमारे ऑफिस के अंदर। देखिए इधर टेम्पल रन में घुसा हुआ है। उस आदमी की सैलरी 3 लाख रुपये महीना है, आई अप्रिशिएट, बट उसकी ज़िंदगी में उस 3 लाख रुपये महीना के अलावा और कुछ नहीं है। टेम्पल रन है, दिन भर टेम्पल रन खेलना, क्लास लेना जाके, बिकॉज IITian था ना, तो उतना उसका लेवल था 3 लाख रुपए खींचने का महीना। बाकी शाम को क्या पत्ते खेलना, दारू पीना, और दारू पीना 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 करीब 35-40 की उम्र में वो आदमी इतना दारू पिया कि वो मर गया। एक IITian जिसकी मंथली सैलरी 3 लाख रुपए है, वो इतना दारू पी रहा है, इतने पत्ते खेल रहा है कि मर गया, पीछे अपनी बीवी को छोड़ गया, बच्चा छोड़ गया। इसका मतलब क्या है कि समय की इज्जत, समय का सदुपयोग, एक ईमानदारी से एक दिन को जीना, ऐसा कल्चर नहीं है, ऐसा प्रावधान नहीं है। तो अगर हमने जी लिया, अरे यार तुम्हारा बगल वाला पड़ोस वाला, उसके पास 2 घंटे हुए, ठीक है, उस 2 घंटे में उसने थोड़ा ऐसे टाइम पास घूमना फिरना, चाय नाश्ता करना और बकबक करना काट लिया। अब उस 2 घंटे में 1 घंटे में मैंने गिटार बजा लिया तो चलो ठीक है, लोगों ने बोला कि अच्छी बात है। फिर 1 घंटे में मैंने कीबोर्ड बजा लिया, तो अब सामने वाले का सवाल खड़ा हो गया कि तू तो यार ना इसमें परफेक्ट है ना इसमें परफेक्ट है, तू एक ही चीज़ कर ले और ये चीज़ क्यों कर रहा है? तो यार काम तो कुछ और है, और अगर ये 2 काम कर रहा है तो तू करना क्या चाह रहा है? ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? मैंने आपके एक स्टेटस में देखा भी था, आपने कहा था कि बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। वो तो फिर एक लंबा लेक्चर है 40 मिनट का, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स की आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता है इसी बात में। उसके आगे में आपने कुछ पंचलाइन, कुछ गाना था कि हाथी ना घोड़ा सब कुछ थोड़ा थोड़ा। हाँ, ना हाथी है ना घोड़ा है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा है। हाँ, तो इसको इलैबोरेट। तो हाथी होना और घोड़ा होना ये एक्सट्रीम में है। मतलब उसकी आशा करना, इतना हाथी चाहिए भी नहीं। हाथी एंड घोड़ा को प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूँ। किसी आदमी की सैलरी 25,000 रुपये है,
वो सोचता रहता है करोड़ रुपए होते तो मज़ा आता है यार, करोड़ों रुपए जिसके पास होते इसकी क्या ज़िंदगी है। बट मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं उससे गुजरा हूं, वैसे लोगों से मिला हूं, उसको अचीव करते हुए देखा है। लोग क्या अचीव करते हैं कि यार 25,000 के लिए पूरा 12-12 घंटे घिसानी ना पड़े, सुबह ज़बरदस्ती अलार्म लगा के उठना ना पड़े और ट्रैफिक में फंसना ना पड़े, और आधा घंटा मिल रहा है लंच के लिए, उसमें मुझे वड़ा पाव भी खाना है, फ्रूटी भी पीनी है और सुट्टा ही मारना है। ऐसी झंड ज़िंदगी ना हो। 1 लाख रुपये मिल रहा है उस आदमी को, अपने पैशन से काम कर रहा है, 12 के 15 घंटे काम कर रहा है, दिल लगा के काम कर रहा है, ही इज़ मच सेटिस्फाइड। एग्जाम्पल छोड़ो, इन भाई साहब की बात करता हूँ मैं, ये 12 घंटे 15 घंटे एकदम काम में एकदम पैशनेटली काम लीन रहते हैं। इनको मैंने एक बार करोड़ों रुपए की तस्वीर दिखाई और मैंने इनको पूछा कि ये करोड़ों रुपए आपको मिल जाए तो अब क्या करोगे? तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ नहीं करूँगा, जो कर रहा हूँ मैं वही करूँगा। करोड़ों रुपए से मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आ जाने वाला। मैं ये काम तो इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपना पोटेंशियल को देखना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आई वॉन्ट टू नो माई सेल्फ रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ, अपनी ताकत जानना चाहता हूँ, अपनी क्रिएटिविटी जानना चाहता हूँ, अपने एक्सप्रेशन को अपनी अभिव्यक्ति को जानना चाहता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हाथी घोड़े की लालसा है, जो सचिन तेंदुलकर बनने की लालसा है, जो AR रहमान बनने की लालसा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दिस पीपल, वो अपनी जगह सही है, महान है और बहुत शानदार स्किल है, मैं उनकी तारीफ भी करता हूँ, उनके डेमो भी देता हूँ। बट ये एक अच्छी प्रेरणा नहीं है सोसाइटी में कि कोई एक फील्ड पकड़ के मैं उसके अंदर मुकाम हासिल करूं, और जो आपने फील्ड पहले से बना रखे हैं कि ये तो संगीतज्ञ है साहब, ये तो क्रिकेटर है साहब, ये तो MLA है साहब, ये तो ये है, वो तो वो है। तो यार इंसान तो 700 करोड़ है ना इस दुनिया में, तो 700 करोड़ फील्ड है क्या आपके पास हर एक के पास लगाने के लिए? अगर एक इंसान अपना जज्बा लेके लग जाए कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, तो जो बन के दिखाएगा उतने टाइटल कीवर्ड्स है क्या आपके पास? पहली बात आपके पास है क्या? और दूसरी बात, इसमें सार्थकता क्या है? मतलब मेरे को तो 1 घंटे गिटार बजाने में मजा आ गया ना, अब मुझे आ गया, आपको ठीक लगा तो आप सुन लो और सीखना तो सीख लो। मेरे समय का सदुपयोग है, मेरी ब्रेन एक्सरसाइज होगी। अरे यार जिम चारों तरफ इतने खुले हुए हैं, जिम करने के लिए, सूर्य नमस्कार करने के लिए इतना बना हुआ है, तो मैंने अगर कुछ मेंटल एक्सरसाइज कर ली, जिम ही तो है वो, गिटार इज अ मेंटल एक्सरसाइज, इज अ चक्र एक्सरसाइज, इज अ न्यूरोप्लास्टिक एक्सरसाइज। इसका मतलब ये नहीं कि आई एम ट्राइंग टू कम्पीट विद अरिजीत सिंह, या फिर तुम्हारे पास ये अधिकार है ये बोलने का कि इससे क्या हो गया, तू तो थोड़ा ये करता है, थोड़ा वो करता है, पता नहीं तू क्या करता है, तेरा समझ में नहीं आता तू क्या करना चाहता है। अरे क्या करना क्या चाहता है? मैं सदा को समय का सदुपयोग करना चाहता हूँ, उसी समय का जिसमें आप टेम्पल रन खेल रहे थे, पत्ते खेल रहे थे, शराब पी रहे थे, बॉस को गलिया रहे थे, ऑफिस की लड़कियों के बारे में डू स्टॉक कर रहे थे, उसी समय का सदुपयोग कर लिया मैंने। और वो एप्रिशिएटेबल चीजें हैं। हाँ, अगर उसका तो एक तरीके से मजा आ रहा है ना किसी को सुन करके भी, और आपके टेम्पर रन खेलने से किसी को क्या मजा आ रहा है? अब आप जो हम जीवन जी रहे हैं उसकी तारीफ में जाओगे तो फिर हम पुल बांध देंगे। तारीफ तो करनी पड़ेगी ना, उस पे तो हम पुल बांध देंगे, लेकिन हम एप्रिशिएट तो करना ही पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो मिठाई खाने की तरह है, मैं तो मिठाई खाऊंगा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये बेसिक जीवन है, इसमें आप महानता मत देखो। जैसी आपने से महानता देखी, आप इससे अलग हो गए। आप स्वयं अपने आप को आईने में देखो और सोचो कि दिन भर में क्या करते हो। आज मैंने एक पोस्ट डाला था सुबह सुबह कि आखिरी बार आपके पेरेंट्स ने आपको बुलाकर कब पूछा था कि व्हाट एम्पावर्स यू एंड व्हाट बॉदर्स यू? कल पूछा था क्या? पिछले हफ्ते पूछा था क्या? व्हाट बॉदर्स यू, अगर आप देसी आदमी हिंदी में, परेशान क्या करता है, आपको परेशानी क्या है, या फिर क्या चीज़ एकदम खुश करती, सशक्त कर देती है? महीने में एक बार पूछते हैं क्या? साल में एक बार पूछते हैं क्या? जिंदगी में एक बार पूछते हैं क्या? चलो हम नहीं पूछते अपने पेरेंट्स से, बट ये जो रीति रिवाज है ये तो उन्हीं से आना चाहिए ना। उन्होंने हमको सिखाया होता तो हम उनसे पूछते, और हम उनसे पूछते तो हम भाई बहनों से भी पूछते, टीचर स्टूडेंट से भी पूछता, स्टूडेंट कलीग से भी पूछता, स्टूडेंट मतलब सहपाठी से भी पूछता। वो सहपाठी से नहीं पूछता कि उसका दर्द क्या है, क्या वो बस साथ में मिलकर वड़ा पाव खा लेंगे और चाय पी लेंगे और थोड़ा अगर एडवांस हो गया तो सुट्टा मार लेंगे, बस टाइम पास, वासनाओं में टाइम पास, ऐसी वासनाओं में टाइम पास। वासना, मैं भी वासना का पुजारी हूँ, बट उनका क्या, ऐसी वासनाओं में टाइम पास जो न्यूरोप्लास्टिक शक्ति को बढ़ा नहीं रहे, उनकी अभिव्यक्ति के अनुरूप नहीं है, प्रकृति के सामंजस्य में नहीं, प्रकृति के नियमों के अनुरूप नहीं है। मेरे को भी वासना है, मैं साथ में लेके चलता हूँ बादाम, मामरा बादाम, एक दिन मामरा बादाम भिगोता हूँ, उसको खाता हूँ सुबह उठ के, रात को ही एक्साइटमेंट आता है कि सुबह मामरा बादाम खाएंगे, फिर अगले दिन अंजीर भिगोता हूँ, सुबह खाता हूँ। एक वासना है, वो भी वासना ही तो है। ये सब लोग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब इच्छाओं की पूर्ति है। कोई देख रहा है इसको, उसको पसंद कर रहा है, ना पसंद कर रहा है, ये सब इच्छाओं की पूर्ति है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपके समाज में इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, मैं नहीं होता हूँ कोई बताने वाला, तो आप जानते हो कि इस तरह की इच्छाओं की पूर्ति करने का कोई महत्व नहीं है।
ये आपका पेट खराब करेगा, आपका मणिपूरक चक्र जाम करेगा, मणिपूरक चक्र जाम होगा, आपकी ज़िंदगी में संकल्प कम होगा और आप पावरलेस फील करोगे। आपको लगेगा दुनिया बहुत पावरफुल है, रॉथस्चाइल्ड बहुत पावरफुल है, रॉथस्चाइल्ड मेरी ज़िंदगी कंट्रोल कर रहा है। ऑफकोर्स कर रहा है टू सम एक्सटेंट, बट कम से कम इतना तो रखो यार, मैं अपना जीवन, अपने एक पर्सनल ज़िंदगी तो मेरी सेटल रहे, इतनी तो हाथ में कमान रखो यार। और इतनी उसने दे रखी है। उस जिस मोबाइल में रॉथस्चाइल्ड घुसा हुआ है, उसके प्रोपेगेंडा घुसा हुआ है, उसी रॉथस्चाइल्ड में सब कुछ घुसे हैं, उसी में रॉथस्चाइल्ड के साथ साथ संदीप माहेश्वरी भी है और विवेक बिंद्रा जी भी हैं और सदगुरु जी भी और हम भी हैं और रजनीश के लेक्चर है, राजीव दीक्षित के लेक्चर है, पूरी गीता उसके अंदर है, सब कुछ उसके अंदर है। कल रात को जोश आया हितेश शर्मा जी को, हमारे साथ बाजा खरीदने गए, हारमोनियम। हम जिस शहर में जाते हैं उस इंसान को कोई तो हारमोनियम, गिटार या बाजा खरीदवा देते हैं। कलकत्ता जाते हैं, कलकत्ता के अंदर सबकी लिस्ट बनाकर हम देंगे आपको, उस पर भी एक लेक्चर देंगे। कलकत्ता गए कि तो ऋषभ गौतम को गिटार दिलाया, मुंबई गए तो बोरीवली में पीयूष चार्जन को पियानो दिलाया, अभी इनको हारमोनियम दिलाया, किसी को बांसुरी दिलाते हैं, बोलते कि लग साले उसमें लग। क्यों? समय का सदुपयोग कर। और समय का सदुपयोग करने वाला मैं कौन होता हूँ? वो खुद बोल रहा है कि 12 साल से मेरी तमन्ना है, तो क्या मरेगा तब पूरा करेगा क्या? 12 साल से वो पियानो को, कीबोर्ड, हारमोनियम को रगड़ रगड़ के उनका दर्द निकाल रहा है। बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी ने बचपन से ये आदत डाल दी होती, मेरे घर में आ गया होता तो आज तो मैं उस्ताद होता। ये दर्द निकल गया। बोलो, ये दर्द निकलते हुए देखा है 8 सालों में मैंने हज़ारों बार, और दर्द उबलते नहीं निकलते हुए भी देखा है। मेरे मौसा जी ढोलक बजाना चाहते थे, रिटायर्ड हुए 10-15 साल हो गए, अभी तक ढोलक के लिए पैसे डालूं 500, 700, 800 रुपए, वो निकल नहीं रहे। गवर्नमेंट जॉब के अंदर आदमी इतना ज़्यादा किलस जाता है पैसों के लिए, ऐसा लगता है कि उसकी उपयोगिता क्या है। अब तो जीवन हो गया, बच्चों की शादी हो गई, घर बन गया, रिटायरमेंट हो गया, पेंशन आ रही है, तो ये सब टाइम पास है ढोलकबाजी। और अब क्या जीवन बचा है? ढोलक बजाने वाले तो वो हैं, देखो वैसे वैसे अब आपने मुकाम बना रखे कि वो है कुछ, अगर ढोलक बजाया तो वैसा कुछ बजाया तो कुछ बात हुई, स्टैंडर्ड्स। हाँ, तो उसको क्यों बना दिया? आपकी यार, अरे आपकी अभिव्यक्ति थी यार, बचपन से बजाना चाहते थे। लोग ऐसे से दब जाते हैं। तो जब इनके पास हारमोनियम आया तो मैंने, आप यकीन नहीं मानोगे यार, खुद की तारीफ़ करने वाली बात है, मैंने इनको बताया नहीं क्या सारेगामा क्या है, कहाँ पे क्या सुर है। मैंने इनको सीधा बोला कि आप तो गाना निकालो। इनके सिर के ऊपर बैठ गया, इन्होंने अपने हाथ से हैप्पी बर्थडे टू यू निकाल दिया। बस पहले दिन में आदमी हारमोनियम वादक बन गया। अब उसकी यात्रा है, वो कितना अच्छा हारमोनियम वादक बनेगा। मैंने कभी अपने आप को नहीं कहा कि मैं बहुत महान गिटारिस्ट हूँ, मैं बहुत महान IITian हूँ। मैं बस एक IITian हूँ, मैं मैथ्स फैकल्टी हूँ, मैं गिटारिस्ट हूँ, मैं पियानिस्ट हूँ, मैं महान पॉलिटिशियन नहीं हूँ, महान लीडर भी नहीं हूँ। मेरे तो आज भी मुंह से नहीं निकलता कि मैं कोई लीडर हूँ, चीफ हूँ सुपीरियर सोसाइटी का। मैं तो बस लॉर्ड बोला है अपने आप को। लॉर्ड क्यों बोला है उसका भी मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है। जब भारत के गुलामों के ऊपर अत्याचार करने वाले विलियम बेंटिक आगे लॉर्ड लगा सकते हैं, कॉर्नवालिस के आगे लॉर्ड लग सकता है, वॉरेन हेस्टिंग के आगे लॉर्ड लग सकता है, तो इस देश को लूट कर इंग्लैंड ले जाने वाले अपने आप को लॉर्ड बोल रहे, तो हम भी लॉर्ड बोलेंगे भाई सब। और जिसको ठीक लगता है वो हमको लॉर्ड बोले। ये क्यों है लॉर्ड? अरे बचपन के अंदर कुछ अपना नाम नहीं रख लेते हैं कि लोग, बच्चे नाम रख लेते हैं कि तू T2 है, तू C2 है, तू ये है वो, तो हमने लॉर्ड रख लिया, तो मैं तो बच्चा हूँ। GWS एक्सरसाइज ए ग्रेटेस्ट वर्कबुक ऑफ सुपीरियर्स, ठीक है, वो मैं इसमें दिखाऊंगा अभी। देखिए इसमें क्वेश्चंस हैं। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप अपने बारे में जानते हो। जैसे कि मेरा घर में अगर आग लग गई, कौन सी 3 चीज़ उठाऊंगा मैं? ऐसे कौन से 3 खाने मील्स जो मैंने अपने हाथ से बनाए हैं? आप ऑनेस्ट कितने हो, फॉरगिवनेस कितनी, टैलेंटेड कितने हो, है ना? ज़िंदगी में कितना खुश हूँ 1 से लेकर 10 तक, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत मज़ा आता है। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन था कि व्हेन डिड यू रियलाइज यू हैव बिकम एन एडल्ट? आप बड़े कब हो गए, एडल्ट कब हुए, वयस्क कब हुए? तो मैंने बोला कि नॉट येट। मैं 37 साल का होने वाला हूँ 2 दिन में, मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं एडल्ट हो चुका हूँ। इसीलिए ऐसा नहीं शादी जो होती है उसके प्रति मेरा कोई नेगेटिव व्यू है। मेरे को लगता है कि शादी तो बड़े लोग करते हैं, मैं तो बच्चा हूँ, बड़ा हो जाऊँगा तब करूँगा। ये सब बचपना ही तो है। ये क्या, ये बचपना है? ये रील बना देना बचपना है, बांसुरी बजा देना बचपना है, और IIT निकाल लेना भी बचपना है।
और IIT निकाल के डिग्री ले लेके बच्चों को मैथ्स पढ़ा देना, x² + y² = a², x² + y² + 2gx + 2ay + 3 = 0, उसका रेडियस हो जाएगा √g² + f² - c, उसका सेंटर हो जाएगा -g, -f। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, घर घर ही तो खेल रहे हैं। और मैं तो ये जो बड़े बड़े अमित शाह, मोदी है ना, इनको भी देख के मेरे को तो ये लगता है ये भी घर घर ही खेल रहे हैं, क्योंकि जितना आपने उसको बड़ी चीज़ मानी है ना, उतना आप उस चीज़ के, उस इंसान के, उस कंसेप्ट के गुलाम है, और उतना अपनी पोटेंशियल को आप लिमिट कर रहे हैं। अब्राहम हिक्स की शिक्षा ही यही है, नथिंग इज़ बिग डील। आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार एक बटन बनाना जितना आसान है, उतना ही आसान एक महल बनाना है। बस आपकी सोच पे निर्भर करता है, आपने क्या छोटा मान रखा, क्या बड़ा मान रखा। तो ये सारी जो कहानी शुरू हुई थी बेसिकियत से। हम ये साबित नहीं करना चाहते हैं कि हम सबसे समझदार हैं, हम तो ये साबित करना चाहते हैं कि हम सबसे ईमानदार हैं, लेकिन उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। यार तेरे को पता है ना क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, क्या चीज़ें मोबाइल में देखनी चाहिए, क्या नहीं देखनी चाहिए, कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, ये मैं बताऊंगा क्या? बच्चा था 5 साल का मैं, तब शिव खेड़ा ने अपनी किताब में लिख दिया था कि 5 ऐसे लोग जिनके साथ आप रहते हो वो डिसाइड करते हैं आपकी इनकम, आपका लाइफ स्टाइल। इसमें कोई महानता है क्या? ये कोई मैं वो रामबाण लेकर आ रहा हूँ क्या? कोई ब्रह्मास्त्र है क्या? ये बहुत पुरानी बातें हैं, ये बचपने की बातें हैं। बेसिक लोगों को समझ नहीं आ ये बेसिकत समझ में नहीं आ रही है, ठीक है? तो मेरी ज़िंदगी की सारी फाइट बेसिकियत के पीछे रही है। बेसिकियत क्या होती है? नींद पूरी ले लूँ, सुबह कोई इधर टैं टैं करके फ़ोन में मुझे उठाए ना। मेरे को नीचे 100 करोड़ रुपए। मेरी आखिरी सैलरी थी 2016 में 85,000 फॉर 4 आवर ऑफ वर्क डेली। उसको अगर कैलकुलेट करें तो 170 बनती है। मेरे को तो वो भी ज़्यादा लगती थी, तभी तो 170 की मैंने 85 करवा ली, क्यों? मुझे लगता था इतने पैसे का मुझे क्या करना है, मेरे को तो अपनी किताबें पढ़नी है, अपना कुछ संगीत साधना है, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है, कुछ अच्छे लोगों से मिलना है, ठीक है, थोड़ा इधर उधर ट्रैवल कर लेना। ट्रैवल ही नहीं कर पा रहे। वो आ गया ना 3 लाख रुपए वाला आदमी, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? उसकी ज़िंदगी यही थी, पंजाबी विभाग से पश्चिम बिहार, पश्चिम बिहार से पंजाबी विभाग, इसी बीच के अंदर 10 साल से काट रहा था। दिमाग बस ये लगता था इसकी कैसे खींचूँ, उसकी कैसे खींचूँ, ये साला 2.5 लाख का कैसे बन गया, मैं इसके ऊपर बढ़ूँ, मैं 270 का बनूँ, वो 280 का कैसे बन गया, मैं 3 का बढ़ूँ। बस ये इसकी ज़िंदगी। तो बेसिकियत मतलब कि नींद तो पूरी मिले यार। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता था अपनी ज़िंदगी में जिससे इतने पैसे आ जाएं कि खर्चा चल जाए, सिक्योरिटी लाइफ में रहे, और मारा मारी ना रहे यार कि मुझे सुबह उठ के भागना है, फिर वापस आना है, फिर कुछ अगले दिन के लिए कुछ तैयारी करूँ, इतनी मारा मारी। बेसिक चीज़ें। दूसरी बेसिक चीज़, सुबह उठते क्या चाहिए होता है, मैं बताऊँगा क्या? राजीव दीक्षित बताएगा क्या? तुम्हारे को पता नहीं सुबह उठते क्या चाहिए। सुबह उठता गर्म पानी चाहिए, उसमें क्या चाहिए? नींबू चाहिए। तो ये नींबू, ये क्या, ये नींबू है क्या? ये नींबू है। और क्या चाहिए? शहद है। ये शहद है क्या? ये डाबर का ये शहद है। फिर क्या चाहिए? केला चाहिए। ये केला है क्या? ये जो तुम वो केला बोल रहे हो, मेरे को, तुमको पता नहीं है, मुझे बताने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन तुम इतने बेईमान हो, तुम इग्नोर करे जा रहे हो, मुद्दे की चीज़ इग्नोर करे जाओ सुबह से लेकर शाम तक। और नींबू से पहले तो पानी आया था। पानी के अंदर मेमोरी होती है, मैं बताऊंगा क्या? मैं बता रहा हूँ क्या? मैं ज़्यादा स्मार्ट बन रहा हूँ क्या? पानी के अंदर मेमोरी होती है, तुमको नहीं पता? और नहीं पता है तो सर्च कर लो, वाटर मेमोरी। इतनी 3200 शॉर्ट्स आ जाएंगी, डॉक्यूमेंट्रीज आ जाएंगी, किताबें आ जाएंगी। तो पानी के साथ वो पानी को कहाँ स्टोर कर रखा है, उसके अंदर कौन सा कंपनी कौन सा अपना सीवेज मिला रहा है, कहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, इसके बारे में बात करना नहीं होता कि तुम लोग को। उस वाटर के साथ कौन छेड़छाड़ कर रहा है? टील स्वान करके, आप जानते होंगे, टील स्वान करके एक बहुत अमेरिका के अंदर ग्रेट फीमेल स्पिरिचुअल टीचर हैं। वो कहती हैं कि जो ये मेंस्ट्रुएशन पैड्स आते हैं वो अपने आप इतने केमिकलाइज्ड हैं कि उनके अंदर वो मेंस्ट्रुअल ब्लड लग गया, अब वो गया पूरा पर्यावरण में, वो पर्यावरण में गया, पानी के अंदर सूख गया, तो वो मेंस्ट्रुअल ब्लड प्लस उसका एक्सट्रीमली टेरिबल केमिकल मिलके उसने ज़मीन को और पानी को और अंडरग्राउंड वाटर को इतना प्रदूषित किया है पिछले 50-70 सालों के अंदर, जिसकी कोई सीमा नहीं, मतलब उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो पानी के अंदर पानी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है यार। तुम क्या बात करते रहते हो यार आपस में, इसको वोट मिले, उसको वोट मिले, ये क्या है? इसका टिकट विधायक ने काट के उसको दे दिया। अबे तेरी बॉडी पानी है यार, देखो इतनी सी भी ऑथेंटिसिटी नहीं है यार। उस पानी का क्या करना है? वो पानी कहाँ से आ रहा है? उसके अंदर कौन क्लोरीन मिला रहा है, कौन क्या मिला रहा है, कौन आपके थर्ड आई को कैल्सीफाई करने के लिए क्या मिला रहे हो? अबे क्या कर रहे हो यार तुम क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं कर रहे भाई। हम तो जयपुर के हैं, सुबह कचौड़ी खा लेते हैं। हम तो कोटा के हैं, सुबह कचौड़ी पोहा खा लेते हैं। हम तो इंदौर के पोहा खा लेते हैं, जॉब पे चल जाते हैं। बस
फिर ये त्यौहार आ गया, वो त्यौहार आ गया, कभी ये इलेक्शन आ गया, वो इलेक्शन आ गया। अरे मैं कौन हूँ? मैं ये बॉडी हूँ यार, मैं एक इंसान हूँ, मैं बॉडी हूँ, मैं एक मर्द हूँ, मैं एक नागरिक हूँ। तो एज अ बॉडी मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है इस बॉडी के प्रति? इसमें पानी तो कम से कम जो जाए वो जायज़ जाए, उसके बाद नींबू तो जायज़ जाए, उसके बाद आंवला तो जायज़ जाए, उसके बाद केला तो जायज़ जाए। केला पूरा नकली, अनार के अंदर फुल पेस्टिसाइड। तरबूज मेरा जीवन हुआ करता था 2016 के, पहले तरबूज खा के मुझे लगता था क्या मज़ा आ गया, क्योंकि तरबूज के अंदर स्वाद आ गया, तरबूज के अंदर न्यूट्रिएंट्स आ गए, तरबूज के अंदर वो बीज पिस गए तो पूरा पावर आ गया, तरबूज के अंदर वाटर ही वाटर आ गया। ऐसी चीज़ का गिलास पी के जिससे वाटर कंटेंट भी फुलफ़िल हो जाए और फैट कंटेंट, न्यूट्रिशन कंटेंट, मतलब जो प्रोटीन कंटेंट है वो फुलफ़िल हो जाए, ये तो जन्नत है। आपने उस जन्नत के अंदर सारी जन्नू मिला दी, सारे तरबूज फुल यूरिया युक्त। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगेन कमिंग बैक टू द स्टोरी, बेसिकियत, ये मेरा बेसिक अधिकार है। मैं इंसान की शक्ल लेके आया, ऐसे हाथ उंगली लेके आया, तो मेरा बेसिक अधिकार नहीं कि तरबूज खा सकूँ। मुझे इसके आगे ऐड ही नहीं करना कि नेचुरल तरबूज, विदाउट पेस्टिसाइड तरबूज, ऑर्गेनिक तरबूज। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक तरबूज? मेरे को तो बलात्कार लगता है, गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को जो स्वीकार कर लेते हैं इस चीज़ को कि एक तो ये तो भाई खीरा है साहब, अच्छा ये देसी खीरा है, तो ये कौन सा? ये विदेशी खीरा है। भाई क्या कर रहे हो तुम? जो खीरा होता था वो तो रहा नहीं, और जो खीरा होता था अब वो देसी खीरा हो गया, और जो होता था जो रहा नहीं अब वो विदेशी खीरा हो गया, और जो होता था जो अब देसी खीरा है उसके भी जो बीज है वो देसी नहीं है। तो मैं इंसान हूँ यार, मेरा अधिकार नहीं है खीरा खाने का? भाई मेरे को खीरा खाने का अधिकार नहीं, मुझे केला खाने का अधिकार नहीं, तरबूज खाने का अधिकार नहीं, तो मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी में? और तो ज़िंदगी फिर क्यों ले रहे हो? मतलब ले लो, मतलब मुझे क्यों दे रहे हो ये ज़िंदगी जीने के लिए? तो या तो मैं मर जाता हूँ, सिंपल सी बात है, या मैं एक को गोली मार देता हूँ भगत सिंह की तरह। भगत सिंह में मेरी फ़िलॉसफी है कि भगत सिंह को तो असेंबली में बम फोड़ना नहीं चाहिए। कितना इनअप्रोप्रिएट डायलॉग है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। वो बहरे थोड़े ना असेंबली में बहरे हैं क्या? असेंबली में तो फुल प्लान्ड यार। प्रशांत जी ने बोला है कि दुर्जन लोग होते हैं वो पूरे ऑर्गेनाइज होते हैं, सज्जन ऑर्गेनाइज नहीं होते। सज्जन तो बाहर हैं, निष्क्रिय हैं, वो सो रहे हैं, वो बह रहे हैं, उन पे बम फोड़ना चाहिए। तो या तो मैं अपने ऊपर बम फोड़ लूँ या फिर मैं इनके ऊपर बम फोड़ दूँ, ये दोनों इलीगल काम है। या फिर मैं कुछ अपनी किताब लिखूँ, ज्ञान दूँ, साम्राज्य बनाऊँ, एक लीडर बनूँ, कुछ सम्राट बनूँ, कुछ भी बनूँ, अपने लोग आसपास हों, उनमें से कुछ लोग मुझे लॉर्ड बुलाएं, कुछ मुझे पैसे दे, सम्मान दे। इस सब से मुझे क्या चाहिए? इस सब से जो एक सम्राट तत्व पैदा होता है, उस सम्राट वाली मौज नहीं चाहिए मेरे को। मुझे बस इतना चाहिए कि मुझे केला दे दे। बाजार केला कितने का? 10 रुपये का। और जो केला होता है, केला क्या है वो 1000 रुपये का। हाँ लाओ। कैसे आएगा ये? वो कहीं से भी आएगा, मैं पैसा कमाऊँगा इकिगाई के माध्यम से। आप समझिए, मतलब वहाँ तक पहुँचने का कि अगर ओरिजिनल केला 1000 रुपये का है तो उसके लिए जितने पैसे जेब में होने चाहिए, उस पैसे तक पहुंचने का जो मार्ग हमने चुना, वो मार्ग भी एक सहज और अभिव्यक्ति का मार्ग है। और बाद में हमें पता चला कि वो इकिगाई का मार्ग है। और यदि आप बेसिक के कॉन्सेप्ट को समझ जाएं और इकिगाई को भी अच्छे समझ जाएं तो आप पाएंगे ये एक ही चीज़ है और यही सहज जीवन है। इसमें कहीं इनकन्सिस्टेंसी नहीं है, इसमें कोई आकांक्षा नहीं है, कोई अनक्लैरिटी नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सबको पता है, सब ज्ञानी है क्या सही और क्या गलत है। प्रॉब्लम इज नॉट द डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, प्रॉब्लम इज इनएक्शन ऑन द सिमिलैरिटीज ऑफ ओपिनियंस। आप भी जानते हो नेता चोर है, मैं भी जानता हूँ नेता चोर है, तो क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं कर रहे हो आप बस अखबार में पढ़ रहे हो, हाँ इस अधिकारी के घर से 100 करोड़ निकले, हाँ अच्छा ये लीडर आ गया, नहीं क्रांतिकारी है, ये कुछ उखाड़ेगा। वो क्रांतिकारी जिसके घर में पैदा हुआ है, उस क्रांतिकारी की हालत क्या कर रखी है उसके घर वालों ने, वो पूछो आप। मुझे एक सवाल है इसमें कि जो आम आदमी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ना डर भरा हुआ है, तो वो किस किस चीज़ को लेकर डरा हुआ है, कैसे वो बाहर निकाल सकता है अपना डर? कोई भी समस्याएं होती हैं ना जो ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिकली जाके फिट हो जाती हैं, हम उन समस्याओं को टच नहीं करते, एड्रेस नहीं करते, क्योंकि वो समस्याएं मजाक नहीं है, वो समस्याओं की अपनी चेतना है। जैसे सिगरेट पीने की है ना, किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, रील चलाने की, तो हर समस्याओं की अपनी चेतना है, तो वो उसको पता रहता है कि आप उससे लड़ने जा रहे हो।
डायरेक्टली उस पर अटैक कर रहे हो, तो वो अपना विकराल रूप धरती है और आपको इस प्रकार से फ्रंटल लोब के अंदर बेसिकली ऐसे विचार लेके आती है कि इट्स ओके, ऐसा ही रहना ठीक है, हाँ डर डर के रहना ठीक है। देख उसके साथ ऐसा हुआ था, वो क्रांतिकारी बन रहा था ना, उसके साथ ऐसा हो जाए। तो ब्रेन का RAS होता है, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, वो ऐसे फैक्ट्स निकाल के लेकर आने लगता है जब आपका फोकस उस प्रॉब्लम के ऊपर हो जाता है। तो फोकस जो प्रॉब्लम से हटाकर आप देखो कि इसका सोर्स क्या था, ऐसी कौन सी आपकी कॉन्शियसनेस में, आपकी चेतना में, आपकी ज़िंदगी में कमी थी जिसकी वजह से डर आके उसमें लग गया। अब डर को अब चेक करो चक्रों के आधार पे, चक्रों के आपने ऐसा कुछ काम कर रखे हैं क्या, या फिर आप उस डर को टच किए बिना अपने फर्स्ट चक्र पे काम कर सकते हो, कुछ वीरता वाले काम कर सकते हो क्या? वीरता वाले बहुत सारे काम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पिताजी को जाकर सम्मानपूर्वक बोलो कि पिताजी मेरे मन में ये चलता रहता है, क्षमा करें। तो अब इसका क्या करना है? आप सोचिए कितनी वीरता वाली बात है ये। चुनाव लड़ना एक वीरता वाली बात है, अपने विचार यूट्यूब पर रख देना, विचार अपनी इस प्रकार की GWS भरना और अपने आप से साक्षात करना वीरता वाली बात है, ठीक है। और जगह जगह पर जहाँ भी आपको ठीक लगता है, मैं अगेन किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, वो खुद जानता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ और इसके अंदर वीरता रिक्वायर्ड है और मैं कर सकता हूँ, तो वहाँ पर उसका जो करेज एक्सरसाइज हो रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड, ही नोज ही कैन प्रैक्टिस इट, बट ही डिड नॉट हैव दिस क्लैरिटी, ही डिड नॉट हैव दिस नॉलेज। उसको मेरी तरह को डंडा मारने वाला आया नहीं है, या आया होगा तो जिस तरीके से मारा उस तरीके से उसको लगा नहीं। मैं उसको बस ये आंदोलित कर रहा हूँ कि देख ऐसे बहुत सी चीज़ें जो तू करना चाहता था, उससे तेरी वीरता बढ़ती, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता, लेकिन तूने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल हारमोनियम खरीदना और टॉकिंग टू अ स्पेसिफिक वुमेन और टॉकिंग टू अ स्पेसिफिक वुमेन इन पब्लिक, रैंडम स्ट्रेंजर स्पेसिफिक वुमेन इन पब्लिक, उसके अंदर डर भरा हुआ था लेकिन वो करना चाहता था। लेकिन अगर मैंने उसको कुछ सुझाव दे दिया या फिर मैंने उसको बस छेड़ दिया कि तू कर सकता है और उस मोमेंट में उसने एक्शन ले लिया, उसको दिख गया कि जो भी फियर था वो इल्यूजरी था, नथिंग विल हैपन, यू जस्ट हैव टू आस्क हर वॉट एवर कि ये कहाँ पर है या वो कहाँ पर है, या फिर एनीथिंग क्रिएटिव, या फिर उसके हमने तो बहुत से टेक्निक्स लगा रखे हैं, जैसे कि आप एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति बनो। हमने रेवोल्यूशन चलाया एजुकेशन का, तो हम फीमेल्स को ज़्यादा के पूछते थे दैट वी आर डूइंग दिस एजुकेशन रिवोल्यूशन, वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट। फिर वहाँ से बात शुरू होती है। तो इसमें कुछ अनैतिक नहीं है, इलीगल नहीं है, किसी को परेशान नहीं कर रहे हो, बट इससे क्या है कि एक फीमेल के प्रति आपका डर खत्म होता है। तो ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारी जगहों पर अपने डर खत्म करते हैं ना आप, उसको हम चक्र एक्सरसाइज बोलते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वीरता जागती है, डर पर काम करने की आवश्यकता नहीं है। डर छोटी छोटी जगह आप हटा सकते हैं, अपनी वीरता बढ़ा सकते हैं। जैसे कि बाजा बजा रहे थे, तो जब बाजा बजाते हैं ना तो गाना निकालते हैं ना, ये दिल ये पागल, अब डर लगता है कि पागल निकालने के अंदर मैं आगे जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ये उंगलियाँ डरती हैं। और जो वीरता प्राप्त आदमी होता है ना इस मामले के अंदर, वो पहुँच जाता है RD बर्मन तक, कल्याण आनंद जी तक पहुँच जाते हैं। ये उस लेवल के लोग हैं जिन्होंने भारत के शास्त्रीय संगीत के नियमों को तोड़ा है, उसके अंदर अरबी म्यूज़िक को ऐसा घुसाया RD बर्मन ने, उसके लिए इतनी वीरता चाहिए। वो वीरता कहाँ से आती है? वो जंग में लड़ने की वीरता नहीं है, वो ये 12 नोट्स में खेलने की वीरता है, जो हजारों सालों से भारत के अंदर नियम बने हुए हैं कि इस सुर के बाद ये सुर आएगा और ये वर्जित है और ये वर्जित है। RD बर्मन ने तोड़ दिया और गाना बना दिया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। भाई साहब वो गाना आपको मिलेगा नहीं। उसकी जो कॉर्ड सीक्वेंस बनती है A माइनर G F और E मेजर, कैसे कर दिया आपने? आपके पास हिम्मत कैसे आ गई? उसी स्केल में जिसमें आपका A माइनर चल रहा है, उसमें आपका G चल रहा है, G मेजर चल रहा है, F मेजर चल रहा है, आपके अंदर हिम्मत कैसे आ गई? आपने E मेजर कैसे डाल दिया? उसमें ब्लैक नोट कैसे डाल दिया? आप ये भारत छोड़ के, भारत के संगीतज्ञ बॉलीवुड छोड़ के आप वो फ्रिंज नोट कैसे, फ्रिंजिंग नोट स्केल कैसे लेकर आ गए इजिप्ट का? आप समझ रहे हैं? ये साइकोलॉजिकल वीरता है। कितनी ऊंची सोच रख सकते हो। इसका एग्जांपल दिया बहुत अच्छा गरम मसाला फिल्म में। गरम मसाला में राजपाल यादव को जॉन अब्राहम बोलता है, यार सोच कि जो तेरे लिए मैं कर रहा है वो मैं भी करूँ तो ये मुश्किल है। तू बस सोच ना, और वो जितने तुझे पैसे दे रहा है वो मैं भी तुझे दूँ तो, और जितने तुझे दारू देता है इंग्लिश वो मैं भी तुझे दूँ। अरे जो चीज़ हो नहीं सकती उसको सोचना क्यों? अरे खाली सोच ना। तो राजपाल यादव सोचता है कि खाली सोचने का है ना, ठीक है सोच लिया, तो बस सोचने का ही तो है। सिर्फ सोचने मात्र से चक्र खुल जाते हैं। एक महान शिक्षक ने कहा है, प्रशांत त्रिवेदी जी ने, प्रशांत त्रिवेदी PT अवतार ने कहा है, कुंडलिनी इज अ माइंडसेट।
तो बस आपकी सोच है और आपके चक्र हैं, और सोच सोच के अंदर ही वीरता है, सोच सोच के अंदर ही भय हैं। और भय की आपने बात उठाई थी, एक कंसेप्ट लेकर आते हैं पवन जोरी, लर्नड हेल्पलेसनेस। लर्नड का मतलब होता है सीखना, रोज़ साइकिल सीखना, रोज़ बाजा सीखना, रोज़ अमीरी के विचार सीखना, रोज़ गरीबी के विचार सीखना। वैसे हेल्पलेसनेस का मतलब होता है हेल्पलेसनेस, मजबूरी। देख, ये फिल्म देखा, इसमें अनिल कपूर था भाई, कितना बढ़िया काम कर रहा था, लेकिन गुंडे ने क्या किया, इसको माँ को उठा लिया, इसकी बहन के साथ बलात्कार कर दिया। रे 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 रे। जो भी अच्छा काम करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। ये हितेश शाह के यहाँ पे वोट अपना RTR कर लेने निकले थे, इनको तो 200-500 वोट मिले। रे 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 रे। कोई अच्छा काम करता है उसके साथ बुरा ही होता है। देखो उसके साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैं भी करा, मैंने भी ऑफिस के अंदर आवाज़ उठाई थी उसके खिलाफ, AC के खिलाफ। AC नहीं चल रहा था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो ऐसे अलग अलग जगह से इंसान के सीखता है, एग्जाम्पल से सीखता है, सीख रहा है, वो हेल्पलेसनेस सीख रहा है, मजबूरी का न्यूरॉन है ना इधर बना रहा है, वो डेली बेसिस पर बना रहा है। और रॉथस्चाइल्ड भी ऐसी फिल्में चलाता है, पिछले 70 सालों से कंसिस्टेंटली ऐसी फिल्में दिखाई जा रही हैं जिसमें कोई हीरो कुछ करने निकलता है और समाज और पुलिस और राजनेता गुंडे सब उसकी बजा देते हैं, लेकिन चूंकि वो तो हीरो है इसलिए लास्ट में जाके वो सबको पेल देता है। बट रियल लाइफ में क्या होता है, पब्लिक को पता है इतना लॉजिक, रियल लाइफ में हीरो तो कोई आने वाला नहीं है। और हीरो तो आते हैं, केजरीवाल साहब आए, जो हीरो आता है वो तो खुद बिक जाता है या मर जाता है। मतलब कुछ होने वाला नहीं है इस दुनिया का। टमाटर तो यही चल रहा है, ये खाएंगे, खीरा भी यही खाएंगे, कुछ नहीं हो सकता। और वैक्सीन लगेगी तो लगाएंगे, लॉकडाउन होगा तो झेलेंगे, नोटबंदी होगी तो भी झेलेंगे। अभी बारिश नहीं हुई है, पिछले साल मैंने देखा मई के अंदर फुल बारिश हो रही है, जून के अंदर फुल बारिश हो रही है, जुलाई के अंदर फुल बारिश हो रही है अजमेर में। इस बार जुलाई तक बारिश नहीं है जयपुर अजमेर में। तो क्लाइमेट का बदलाव हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 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 क्या करें क्या करें क्या करें, ऐसे ही क्या करें, ऐसे क्या करें क्या करें। तो ऐसे कॉन्स्टेंटली उसके दिमाग में चलता रहता है, क्या करें क्या करें क्या करें। तो लर्नड हेल्पलेसनेस, दिस इज़ व्हाट क्रिएट्स न्यूरॉन्स ऑफ फियर्स, जो आप पूछ रहे थे, भय। और बात चल रही थी बेसिकियत की। मैं तो बोल रहा हूँ डर की बात ही नहीं है, सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात है। संदीप माहेश्वरी जी से जो अगर मैंने सीखा, अगर 5 लाइन के अंदर मैं अगर समराइज़ करूँ, उसमें से अगर एक लाइन पकड़ा जाए, उसमें भी एक ही जो शब्द होगा वो सेल्फ रिफ्लेक्शन है। वो मैंने कहाँ से पकड़ा, उनके स्टूडियो से पकड़ा। स्टूडियो के अंदर बड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन लगा दिया। मैंने बोला यार इस शब्द के अंदर कोई तो खास बात है। फिर देखा ये जो खास बात है, इस हिसाब से तो हम अपना जीवन वैसे ही जी रहे हैं। अच्छा, तो ये बात इनको पहले से पकड़ में आ चुकी है। ये बस शब्दों के रूप में कम्युनिकेट हो गया कि हाँ सही है, तू भी सही है, मैं भी सही हूँ। तो आत्मावलोकन है यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बात बेसिकियत की चल रही थी, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर हम इलेक्शन पॉलिटिक्स वाले काम करते हैं तो ये बेसिक चीज़ ही है। उसमें ऐसा नहीं कि हमें कोई MP बनना है, बन जाऊँगा तो अच्छा ही मज़ा आ जाएगा। हु विल नॉट वांट टू बी MP और MLA। बट पॉइंट ये है कि मेरा एज अ सिटीजन बेसिक अधिकार, बेसिक दायित्व ये बनता है कि मैं इस मसले को उठाऊं कि जिस नेता को चुन के भेजा उसको वापस बुलाने का अधिकार भी नागरिकों के पास होना चाहिए। सबको पता है होना चाहिए, सब बोल रहे होना चाहिए, तो होना चाहिए। तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए उसके लिए? मेरे को वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो इस कानून को आगे बढ़ाना चाहिए। तो जो भी करना चाहिए आप अपने विवेक से देखो क्या करना चाहिए। लेकिन कम से कम आप इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी पे लो, तो चीज़ें बेसिक बन जाती हैं, आपके दायित्व पूरे हो जाते हैं, आपकी हेल्थ मेंटेन रहती है, आपकी वेल्थ कॉन्शियसनेस मेंटेन रहती है, यू अर्न इकिगाई मनी, आपकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस हेल्दी रहती है। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि फर्स्ट चक्र आपका ठीक ठाक है, ज़िंदगी में ज़्यादा डरे हुए नहीं है। सेकंड चक्र आपका ठीक ठाक है, क्रिएटिविटी ठीक ठाक है, अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। आपका थर्ड चक्र ठीक ठाक है, मतलब हर बात में आलस नहीं आता है, क्या करूँ ज़िंदगी में कुछ करने का मन ही नहीं करता है। आपको पता ही नहीं है, जो आपको लग रहा है कि दुनिया ज़िंदगी में कुछ करने का मन नहीं करता, उसका कारण आपका खीरा और लौकी है। आपके पेट में उतना फाइबर और उतना क्षार जा ही नहीं रहा है। और जो आदमी इसका रेवोल्यूशन उठा रहा है कि पेट में क्षार जाना चाहिए, बेस जाना चाहिए, क्षारीयता जानी चाहिए लौकी से, आपने तो उसको मरवा दिया। मेरे को तो बहुत बड़ा पाप लगता है ये। दुनिया जिंदा कैसे है? दुनिया को आत्मघाती हमला करके अपने ऊपर मर जाना चाहिए इस अपराध में कि राजीव दीक्षित की जान ली गई और दुनिया वैसी चल रही है। दुनिया कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ना सिर्फ वैसे चल रही है जितनी थी
15 साल पहले जितनी बुरी उसकी अब 1000 गुना बढ़ गई है और उस बुरी स्पीड से चल रही है। तो इस रेवोल्यूशन वाली बात आ गई थी। तो सेंटर पॉइंट जो था वो बेसिकियत का था, समझ रहे हैं? तो सोने के मामले में बेसिकियत, नींद के मामले में, खाने के मामले में, पीने के मामले में, बॉडी के मामले में, हेल्थ के मामले में बेसिकियत। हेल्थ के मामले में बेसिकियत और क्या बनती है? स्ट्रेचिंग हम करते हैं। ऐसे नहीं कि रोज़ रनिंग करने जाना है, रोज़ जिम जाना है। ऐसी चीज़ हमने अपनी ज़िंदगी में अपनाई कि सारे बॉडी के मूवमेंट्स हो जाएं, जॉइंट्स के स्ट्रेचिंग वगैरह हो जाए, 5 नहीं तो 15 मिनट का वर्कआउट हो जाए, बस इतना मिनिमम होना चाहिए। जिस दिन टाइम मिला और एंथू आया तो फुल सूर्य नमस्कार पेल दूंगा साहब, जिम भी पेल दूंगा सब, रनिंग वनिंग कर दूंगा। बट हर जगह रनिंग के लिए टाइम नहीं मिलता, हर जगह मौका भी नहीं मिलता है। और अगेन फिर वो अपने गोल्स को बड़ा बनाने वाली बात है। रनिंग का मतलब है, अगर आप पान सिंह तोमर जैसे पैशनेट रनर हो तो अलग बात है, बट आपको लग रहा है कि हेल्थ मेंटेन करने के लिए रनिंग पे जाना पड़ेगा, तो रनिंग का इतना बड़ा ग्राउंड आपको डरा देता है। वहीं की वहीं आपका फर्स्ट चक्र वीक कर देता है, आपका थर्ड चक्र वीक कर देता है। क्यों? क्योंकि बेसिकियत में नहीं आप जिए। क्योंकि समाज को कंसेप्ट पहले नहीं दिया गया था बेसिकियत का। यदि दिया गया हो तो सहजता के शब्द के रूप में दिया गया था, सहजता। बट मुझे लगा था कि सहजता से वो बात कम्युनिकेट नहीं हो रही। सहजता, इसमें क्या सहजता है कि मुझे नींद पूरी चाहिए, बिना अलार्म के जगना है, सहज तो है बट कम्युनिकेट नहीं हो रही पूरी तरीके से बात। केला मुझे फुल नेचुरल ऑर्गेनिक चाहिए, मुझे तरबूज चाहिए, उसमें उतनी सहजता नहीं आ रही। सहजता तो इसके अंदर है, जो केला मिल रहा है खा लो भाई सहज रूप से। थैंक यू, ग्रेटफुल है आपने केला लेकर आए हमारे। तो बस वैसा बेसिकियत नहीं हो, वो बेसिक ज़िंदगी नहीं है। बेसिक तो तब होता है जो केला है वो मेरे शरीर में जाना चाहिए, नारियल मेरे शरीर में जाना चाहिए। शुगर नासु मेरे शरीर में नहीं जाना चाहिए, वो तो होना ही नहीं चाहिए। शुगर, वाइट आटा और वाइट चावल तो समाज में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। और आप पेल के खा रहे हो, खिला रहे हो यार, दुकानों पे धड़ल्ले सब कुछ चल रहा है। और इस सब का क्या हश्र होने वाला है, इसका दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है। बिकॉज अभी हॉस्पिटल्स के अंदर जो लोग भर्ती हैं वो वे लोग हैं जो आज से जिन्होंने ये सब खाया ही नहीं है। जो रिफाइंड ऑयल आया पिछले 20 सालों के, जो रिफाइंड ऑयल आया है, जो तेल आया है, जो आटा आया, जो चावल आया है, जो भिंडी आई है, जो टमाटर आया है, जो गाजर आई है, जो चकुंदर आई है, सब मिलावट वाले, सब पेस्टिसाइड वाले, सब GMO फाइट, ये सब कुछ आया। इसको खाने वाला आदमी जब 60 साल की 70 साल की उम्र में पहुंचता है तो उसका क्या होता है, इसका कोई कल्पना नहीं है। क्योंकि चीज़ इतनी नहीं है। ये पनीर के नाम पर एक वेज आदमी हफ्ते में तो एक बार पनीर खा ही लेता होगा, ठीक ठाक अगर उसकी सैलरी है तो। इतनी फ्रीक्वेंसी से वो आदमी पनीर खा रहा है। पनीर पहली बात तो आयुर्वेद के अंदर वर्जित है। वर्जित तो क्या, वर्णन ही नहीं है, अपने आप में विरुद्ध आहार है। दूसरी बात, चलो खा लिया विरुद्ध आहार, लेकिन आहार तो होना चाहिए। ये क्या है यार, ये क्या है? ये पनीर है क्या? तुझे श्योर है कि ये पनीर है? और पनीर कहाँ से बनता है? ये दूध से बनता है। तो ये दूध क्या है? दूध इस जानवर से निकला। ये जानवर क्या है? जानवर का क्या जिक्र है हमारे शास्त्रों के अंदर? तो क्या कर रहे हो तुम यार? ये कि सोसाइटी को पता नहीं है कि जो उनका खान पान है, जो ऑक्सीजन सूंघ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन के ब्रेन पर बॉम्बार्ड हो रही है चारों तरफ, उसका क्या हश्र होने वाला है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट बेसिकियत। नमस्कार।